तो चलिए आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स इन द गिवन कंटेक्स्ट। ठीक है, अभी समझते हैं पहले होता क्या है। तो देखो मान, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? यू से, कैपिटल यू से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट कभी भी यू लिखा हो तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ओके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल सेट। अच्छा, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें सेट ए लिखा हुआ है हमारे पास, तो उससे आपको बेटर समझ में आएगा। 1 2 3 4 लेट्स से 5। ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है। तो अभी आपको फिर से याद दिला रहा है ना, सेट को हम हमेशा करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं ना, और दो फॉर्म में लिखते थे हम लोग, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे बेसिकली एक रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब हुआ क्या, इसके सारे एलिमेंट हमें पता है कि भाई ये 5 है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? अब देखो इस डेफिनेशन क्या कह रही है, अ सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स इन द गिवन कंटेक्स्ट। तो फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट? अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ये सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैन बी कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट फॉर दिस सेट ए। ठीक, ऐसे ही सेट ऑफ रियल नंबर्स, भाई रियल नंबर्स के अंदर भी ये होते हैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट फॉर दिस। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स, तो गिवन सेट के बेसिस पे कई सारे यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, है ना? तो डिपेंड। और इवन एक सिंपल सा अगर मैं बात करूं कि भाई हमारी डेफिनेशन तो ये भी कह रही है कि 1 2 3 4 5 और 6, भाई ये वाले सेट के अंदर भी तो ये है सारे के सारे। तो इवन दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट फॉर दिस सेट ए। तो अगर सेट ए बदलेगा तो यूनिवर्सल सेट्स भी बदल जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेंगे। ठीक है, अब मैं बात, और मान लीजिए मैं ऐसे बोलने लगूं कि भाई एक सेट है जिसके अंदर है पेन पेंसिल रबर ये वो सब, तो क्या हम उसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट फॉर दिस ए? नहीं, क्योंकि कंटेक्स्ट ही अलग है। यहाँ पे नंबर चल रहे हैं, उधर आप रबर पेंसिल और इरेजर की बातें कर रहे हो ना, तो वो उसका सेट नहीं कहला सकता किसी भी तरीके से। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट कंटेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी कैन फाइंड लॉट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट्स फॉर अ गिवन सेट। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताएं। हो गई तो फटाफट आप मुझे वाई लिख दो। अब बात करें इक्वल सेट्स की। ठीक है, दो सेट्स इक्वल कब कहलाएंगे? दो अलग अलग सेट हैं, क्या हम उनको इक्वल कब बोलेंगे? तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, टू सेट्स विल बी कॉल्ड इक्वल व्हेन दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अ सेट ए इज, ठीक है, ये एक सेट है हमारे पास, और एक सेट है बताइए, ये सेट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए, सोचिए, बताइए मेरे को। तो अब देखो इसके अंदर सेम एलिमेंट कौन से हैं? ए, एल, ओ और वाई। तो ये आपके सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई सेट के अंदर जो है रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, पर हमने लिखा हुआ है, पर एक्चुअली में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? भाई ए है, एल है, ओ है और वाई है। तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे। ठीक, अब एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं, विच इज इक्विवेलेंट सेट।
अब दो सेट इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे, है ना? तो वो ठीक है, एनओ का मतलब नंबर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भाई दो सेट इक्विवेलेंट तब कहलाएंगे जब उनके कार्डिनल नंबर सेम है। अच्छा, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर मैंने आपको बताया था, या कार्डिनलिटी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सम सेट, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एलिमेंट लिखूं, ये एक सेट है, ठीक है, और दूसरा मैं लिख दूं तो बताइए ये दोनों सेट इक्विवेलेंट कहलाएंगे कि नहीं? बताएं, सोचिए। बिल्कुल सही बात है भाई, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? यहां पे देखो नंबर ऑफ, आपको जो सेट है, कार्डिनल नंबर क्या था कि यूनिक एलिमेंट्स, राइट? एक जैसे रिपीटिशन नहीं चाहिए। तो यहां पे एक्चुअली यूनिक कितने हैं? एक, दो, तीन, चार और पांच है, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 5। और यहां पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 7। तो ये एक जैसे नहीं हुए, समझ में आ गए? तो हाँ, नंबर ऑफ इसमें यूनिक एलिमेंट्स होते 7, तो हम बोल देते कि भाई हाँ, इन दोनों की, ये दोनों जो है इक्विवेलेंट सेट्स है। क्लियर हो गई बात? बताइए जरा। देखो, इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन ही यही है कि टू सेट्स विल बी कॉल्ड, आप इसको नोट भी कर सकते हो, टू सेट्स विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट when their cardinal number is same या order is same, राइट? तो मैंने इसको बस एक छोटे से फॉर्म में लिख दिया, when cardinal number is same, ऐसा बोल दिया मैंने। तो अब आपको देखना है भाई कार्डिनल नंबर क्या है। कार्डिनल नंबर पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, है ना, कि यूनिक एलिमेंट्स। तो वो अब आप रिपीटिशन करके इसको 15-20 लिख दो तो उससे कोई मतलब नहीं है ना, यूनिक चाहिए आपको। तो इसीलिए अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए जो है 3 बार आ गया, तो इस चक्कर में एक्चुअली है तो ए ही, तो कार्डिनलिटी जो है वो उसकी कितनी हो गई? 5 हो गई, इसलिए इस सेट की। और जबकि इस वाले सेट की कार्डिनलिटी है हमारे पास 7। तो क्योंकि ये सब अलग अलग नंबर्स हैं, इसके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये दोनों इक्विवेलेंट सेट नहीं कहलाएंगे। और इक्विवेलेंट और इक्वल में तो बात बहुत ही अलग है। इक्वल में तो एलिमेंट होने ही सेम चाहिए, ठीक। ओके, अब बात करते हैं सबसेट की। सबसेट क्या होता है भाई? आप इसको ऐसे लिख लें कि, नोट कर लीजिए, चलो मैं लिख देता हूं। सेट ए is called as subset of set B, right? If and only if all the elements of A are in B। ठीक है जी। मतलब क्या हुआ कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, तब तो हम कहेंगे कि भाई सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी।
ठीक है। अच्छा, सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं वो आप देखो, ऐसे, ठीक है। ये लेटा हुआ यू बना दिया आपने, है ना, या सी को थोड़ा सा इलोंगेट कर दिया, जैसे मर्जी आप समझ लो, और नीचे एक ये लाइन डाल दी आपने, तो ये हो गया। तो इसका मतलब हम इसको अगर नोटेशन की बात करें तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि कोई एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, मैंने आपको पिछली बार बताया था, है ना, ये वाला साइन जो है बिलोंग्स टू का है। तो यानी कि ए का एलिमेंट, ए एलिमेंट जो है सेट ए में भी है, और अगर वो सेट ए में है तो इसका मतलब है कि वो बी में भी होगा। तब हम कहेंगे कि भाई सेट ए जो है बी का सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अब आप सोचने की कोशिश करो, जो जैसे आप लोग अब क्लास 11th में आ गए लेट्स से, ठीक है, तो आपकी लेट्स से आपके यहाँ 3 सेक्शंस है, 11th ए, 11th बी, 11th सी, ऐसा मान लेते हैं अभी, ठीक है। फॉर लेट्स से 11th ए, 11th बी और 11th सी, आपके स्कूल में 3 आपके यहाँ सेक्शंस हैं। तो अगर हम ये कहेंगे कि ये क्या होंगे, ये सारे के सारे होंगे सबसेट ऑफ क्लास 11th, है ना भाई। जो स्टूडेंट सेक्शन ए में है वो भी क्लास 11th का ही स्टूडेंट माना जाएगा, ऐसे ही जो स्टूडेंट सेक्शन बी में है वो भी क्लास 11th का स्टूडेंट माना जाएगा। तो इस वे में आप सोच सकते हो, मतलब नॉर्मल क्रूड सा अगर एग्जाम्पल लेने की बात करें तो ये बात हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, अगर मैं बात कहूं, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, बोलो। ठीक है, और सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ क्यू, यानी कि सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ऐसा भी होता है। फिर ये सबसेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये सब आपस में अब एक दूसरे के सबसेट हो गए। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई तो आप मुझसे पूछें फटाफट। भाई देखो, डेफिनेशन क्या कह रही है, अ सेट ए इज कॉल्ड एज सबसेट ऑफ बी। अगर आपके पास मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक सबसेट ए है और एक सबसेट बी है, सॉरी, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। तो अब ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, मान लेते हैं कि ए के अंदर जो है ये है ए और बी, दो कोई एलिमेंट्स है, और सेट बी में है ए बी सी डी, ऐसे करके मान लीजिए ये है। अब देखो, सेट ए के दो एलिमेंट है ए और बी, वो सेट बी के एलिमेंट है कि नहीं है, है ना, उसके अंदर भी है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम ये कह सकते हैं कि भाई सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ऐसे ही मान लेते हैं मैं एक तीसरा सेट ले लूं और मैं कहूं कि ए बी सी डी ई, ठीक है। अब आप देखो, सेट ए में जो एलिमेंट, सेट बी में जो एलिमेंट है वो क्या, ए बी सी डी, और सी के अंदर, सेट के अंदर क्या है एलिमेंट, ए बी सी डी ई। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी? बताओ, जो हमने डेफिनेशन ली, बी इज अ सबसेट ऑफ, ये सबसेट साइन हो गया और ये सी हो गया, बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा, क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट सी? बोलो। यस सर। बोल सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि भाई ए के अंदर जो ए और बी है वो सी के अंदर भी है, ठीक है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी विच इज अ सबसेट ऑफ सी। ऐसे ही मैं और भी बना सकता हूं। अच्छा, अब मान लेते हैं मैं ये बोलता हूं कि एक सबसेट, एक सेट है डी और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए, अब बताइए क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी?
सॉरी डी, क्या ए जो है डी का सबसेट है? बता। यहां पे अब समझने की बात है, उसने कहा कि सेट ए बी का सबसेट तब कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। तो ए के हर एलिमेंट को उस सेट में होना चाहिए जिसके लिए आप सबसेट की बात करना चाह रहे हो। तो भाई ए के अंदर एक एलिमेंट है बी, वो क्या है यहाँ पे तो ए सी डी ई है, तो इसका मतलब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो हर एलिमेंट चेक करना पड़ेगा आपको कि भाई वो एलिमेंट उसमें है कि नहीं है। अब एक आया प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हो गया? तो अगर हम बात करें कि भाई एक सेट जो है दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट है, तो अब कैसे पता चलेगा, है ना? तो देखो, इसको पता करने का मतलब ये हो गया कि भाई देखो, एक चीज तो है कि एवरी सेट, पहले आप ये चीज समझो कि एवरी सेट is a subset of itself। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्यों? Yes, sir. है ना भाई, मान लीजिए ए में दो एलिमेंट्स हैं, ए और बी। तो भाई ये ए और बी तो ये एक दूसरे के हैं कि नहीं सबसेट? Yes, sir. है ना भाई, जो ए बी वो तो क्लियर ही दिख रहा है, मतलब इसमें नथिंग हैज टू बी शोन, राइट? तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एक तो ये हो गई बात। अच्छा, और एक, अच्छा एम्प्टी सेट याद है? एम्प्टी सेट क्या होता था? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं था, ठीक है। एम्प्टी सेट और नल सेट कल हम अपने पिछले लेक्चर में बात की थी, ठीक है ना। एम्प्टी सेट इज अ, ये भी आपको याद रखना चाहिए, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अब ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है, तो वो तो हर एक का ही एक पार्ट है कि नहीं है? तो ये चीज हो गई। अच्छा, इन दोनों को क्या बोलते हैं? ये तो मतलब ये इम्प्रॉपर सेट बोल देते हैं, ठीक है। इन दोनों को बोलते हैं इम्प्रॉपर सेट। अब क्योंकि खुद ही ये मतलब हर सेट को, हर सेट अपने का एक सबसेट है, एम्प्टी सेट हर एक का सेट है, कोई मजेदार बात नहीं हुई, है ना। तो इसीलिए कहा कि भाई ये तो दो ना, ये तो इम्प्रॉपर सेट है यार, इसको कह रहे हो तो इसमें कोई खास बात नहीं है ना। तो इसीलिए इसके अलावा अगर कुछ है तो उसको बोले हम प्रॉपर सेट, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब आप इस चीज को नोट करें, अ सबसेट ए ऑफ अ set B is called proper subset if A is not equal to B। मतलब A खुद ही नहीं है, मतलब A के अलावा एटलीस्ट एक एलिमेंट तो दो ना भाई। अगर ए बी है तो ए बी सी तो दे दो कम से कम बी के अंदर, बाकी ज्यादा दे दो तो बहुत अच्छी बात है, तो कम से कम एक तो एक्स्ट्रा दो भाई। तो ये मतलब हो गया ए इज नॉट इक्वल टू बी। और जब नहीं है तब हम क्या लिखते हैं? ए इज अ प्रॉपर सबसेट। देखो, पिछले पेज में मैंने कहां पे शुरू किया था? यहाँ पे इक्वल साइन भी था एक, है ना, इक्वलिटी भी थी। तो तब हमने आपको ये नहीं बताया था कि भाई ये कुछ इम्प्रॉपर सेट होते हैं। अब जैसे ही हमने कहा कि भाई ये इम्प्रॉपर सेट है, को हमने हटा दिया इसके अंदर से, तब हम ये कहेंगे यस। अब क्या है कि भाई ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया? कि कम से कम बी में ए के वाले एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, वो तो तभी सबसेट होगा। लेकिन प्रॉपर सबसेट हम को तब बोलेंगे यार उसके पास कुछ एक्स्ट्रा भी है ना। ए के एलिमेंट तो है ही, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा है, तब हम उसको बोलेंगे भाई ये प्रॉपर सबसेट है।
ये आई होप दिस इज क्लियर। देखो प्रॉपर सबसेट और सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट में बस इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया ना, ए जो है, मान लीजिए ए के अंदर दो एलिमेंट है बी, और बी के अंदर भी दो ही एलिमेंट है, तो भाई ठीक है, मैं बोल सकता हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ सी। पर मजा नहीं आया ना, अबे दोनों ही एक जैसी बातें कर रहे हो भाई। तो हमने कहा कि भाई देखो ये सबसेट तो ठीक है, डेफिनेशन इज फाइन, ठीक है, हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते ये सबसेट नहीं है, पर यार अच्छी बात तो करो। तो हमने कहा प्रॉपर बात करो ना, यही बात होगी ना, प्रॉपर बात तो करो यार, कुछ तो एक्स्ट्रा दो। तो अगर हम ये कहेंगे, तो अगर ऐसा मुझे लिखना हो तो देखो यहां पे मैं कहूंगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मैं बोल सकता हूं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं बी में कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लेके आऊंगा, मान लीजिए ये सी ले आया मैं, तब मैं ये कह दूंगा कि भाई ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखो जब नीचे ये लाइन नहीं लगाई ना, यानी कि इक्वलिटी नहीं लगाई, तब हम कहेंगे प्रॉपर सेट है। क्यों? क्योंकि अब इस वाले बी में जो है एक एक्स्ट्रा सी है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। अब क्लियर हो गई बात? अब ये सुपर सेट क्या आ गया, तो इसको भी देख लेते हैं। इफ A is a subset of B, right? Set A is a subset of B, then B is called superset of A. भाई अब आप इसको ऐसे सोचो कि हमने ये तो कह दिया कि भाई ए का रिलेशनशिप बी के साथ क्या है कि ए जो है उसका सबसेट है, तो भाई कुछ बी का भी तो रिलेशनशिप होना चाहिए ना। जैसे कि मतलब आप अपने आप को सोचें कि आपको ये बोलेंगे कि भाई आप जो है लेट्स से कि वत्सला इज द डॉटर ऑफ पर्सन ए, ठीक। तो अब पर्सन ए का रिलेशनशिप पर्सन ए को क्या बोलेंगे भाई, ये भी तो बताओ। तो हम क्या बोलेंगे, पर्सन बी इज द फादर ऑफ वत्सला, राइट। तो क्या होगा, तो इसीलिए जब ए को हमने ये बोला कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम बी को क्या बोलेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ऐसे तो अब उसको डिनोट करना हो तो क्या होगा, उल्टा कर दो भाई, सुपर सेट हो गया ए। क्लियर? तो अगर मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल देने की बात करूं तो क्या कहेंगे भाई, मान लीजिए आपकी क्लास 11 में 3 सेक्शन है, तो क्या होगा, क्लास 11th इज अ सुपर सेट ऑफ सेक्शन ए या सेक्शन बी या सेक्शन सी, ठीक। तो चलिए अभी तक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रू एंड फॉल्स खेलते हैं हम, है ना। तो अब ये आपको दे रखा है x such that x square plus 1 equal to 0 and x belongs to real number is a null set. Now you have to tell me whether it is true or it is false, है ना। फटाफट पीछे कॉपी देखो। ओ, नल सेट की डेफिनेशन क्या थी, इज इट फॉलोइंग इनटू दैट और नॉट? फॉल्स। बिल्कुल सही है, दिस इज फॉल्स। सच्ची सोचो, दोनों ने मुझे फॉल्स बोल दिया। नल सेट की डेफिनेशन क्या थी, ऐसा सेट, ऐसा जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो होगा नल सेट। अब जरा यहां पे देखा जाए तो यहां पे क्या हुआ है, इसने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स क्या रियल नंबर, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया। तो क्या कोई ऐसा रियल नंबर आप मुझे बता सकते हो जिसका स्क्वायर करने से नेगेटिव आ जाए? नहीं। नहीं, पक्का नहीं होता। रियल नंबर तो कोई नहीं होता जिसका स्क्वायर करने से नेगेटिव आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नल सेट है। आप कोई भी एक एलिमेंट नहीं बता पाए मुझे इस सेट के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ट्रू। समझ में आई बात? यस सर।
चलिए जी नेक्स्ट, दिस इज अ नल सेट। अब बताओ ट्रू और फॉल्स। भाई ये फॉल्स है, क्योंकि जीरो कोई एलिमेंट होता है तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो इट इज नॉट अ नल सेट। सो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ठीक, आगे बढ़ें, एक और लेते हैं। हाँ, अब ये है आपके सामने x सच दैट x इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज अ सिंगलटन सेट। अब बताओ ये सिंगलटन सेट है कि नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है? जी बिल्कुल सही, दिस इज ट्रू, क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1, और वो एक ही होता है ना, तो इट्स अ सिंगलटन सेट। इसके बारे में बताइए, 0 बिलोंग्स टू 5। 5 आपको बताया था क्या होता है? 5 होता है नल सेट, और ये 0 बिलोंग्स टू 5, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बताएं। सो फॉल्स। पिछले लेक्चर में क्लियरली बताया था कि 5 को जो है नल सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये फॉल्स है, बिल्कुल सही, ये फॉल्स है ना, क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता ना, इधर तो 0 है, 0 इज सम एलिमेंट ऑफ कोर्स, so this is false. Okay. This is a single set, a singleton set. True या false? बिल्कुल सही, दिस इज ट्रू, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट है भाई, एलिमेंट है तो ये सिंगलटन सेट है और एक ही दिख रहा है, ठीक है? तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई है ना? अच्छा, अब एक चीज, आई थिंक इसको आप वैसे तो समझ गए होंगे, फिर भी चलो लिख देते हैं आपके लिए। ये 3 चीजें मैंने आपके लिए लिख दी। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यस, ठीक है, ये होगा हमेशा, नल सेट हर एक सेट का पार्ट होगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यस, यूनिवर्सल सेट अगर है तो हर कोई सेट जो है उसका सबसेट होगा। और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये तो हमने बात की थी, और इसको हम क्या बोलते थे? इम्प्रॉपर सेट, राइट, इम्प्रॉपर सबसेट। ये आप नोट कर लें, ऑल्दो हमने इस चीजों को डिस्कस कर लिया, बट इट इज बेटर कि आप उसको नोट कर लें एक बार। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब आपको नीचे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। आराम से देखो, समझो, और फिर मुझे आंसर करो। 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1 जो है ए सेट का एलिमेंट है, हाँ दिख रहा है, तो ये ट्रू है भाई, ठीक है? ये है बिलोंग्स टू, यानी कि ये सेट, ये जो सेट है जिसके अंदर 1 एलिमेंट है, ये ए का एलिमेंट है क्या? ऐसा कहीं दिख रहा है आपको ये चीज एग्जैक्टली लिखी हुई? तो ये फॉल्स हो गया है ना, क्योंकि अगर ये होता तो इसके अंदर आपको ये भी दिखना चाहिए था, नहीं है ये, है ना? अच्छा, देखो, बिलोंग्स टू का मतलब होता है एलिमेंट, है ना? तो एलिमेंट तो नहीं है ये, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आपको, ठीक है? और ये होता है सबसेट। तो यस, 2, 3 सबसेट की डेफिनेशन क्या थी? सबसेट की डेफिनेशन ये थी
कि भाई हर एलिमेंट उसका, उस सेट का हर एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट में होना चाहिए। तो यस 2 और 3 इसके अंदर हैं, तो इसका मतलब 2 3 दिस, अगर मैं इसको बी बोल दूं थोड़ी देर के लिए, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दैट इज ट्रू। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन दूर हो गया भाई अगर कोई है तो? अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर मान लीजिए हमें कोई एक सेट दे रखा है, तो उसके कितने सबसेट्स आप बना सकते हैं? देखो भाई, दो तो होते ही होते हैं, है ना? कौन सा? एक नल सेट और एक सेट खुद, जिनको कि हमने बोला था कि इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं ना। तो दो तो हर हालत में होंगे। अब बाकी सोचने की भाई और क्या क्या हो सकते हैं, तो आप इस चीज को नोट कर लें। फॉर any set A, if number of elements in A यानी कि cardinal number is n, then the number of subsets of A will be equal to 2 to the power n। ठीक है? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए किसी सेट ए में अगर दो एलिमेंट्स हैं, तो उसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4। मान लीजिए किसी के अंदर 3 है, तो 2 टू दी पावर 3 हो जाएंगे यानी कि 8 हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 4, तो 2 टू दी पावर 4 यानी कि 16 हो जाएंगे उसके अंदर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कई बार इस पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपके एग्जाम होंगे ना, तो वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके यहाँ बोर्ड में भी आने शुरू हो चुके हैं ना, तो आपके स्कूलों में भी आएंगे इस चीज के ऊपर। तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन बनेगा कि भाई ठीक है, एक सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, तो बताओ उसके अंदर टोटल उसके कितने सबसेट्स आप बना सकते हैं। क्वेश्चन तो आपसे ऐसे पूछ सकता है ना कि गिवन अ सेट ए विच हैज 5 एलिमेंट्स, या वो सेट ए को डिफाइन ही कर देगा, ए बी सी डी ई, 5 एलिमेंट्स लिख दिए उसने, उसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट लिख दिए। कुछ भी लिख सकता ना, आपको तो गिनती करनी है। यूनिक एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर आपको याद रखना चाहिए, है ना? तो वो कितने? अच्छा 5 है, ठीक है 5 है, तो इसका मतलब व्हाट विल हैपन इज द आंसर वुड बी 2 टू द पावर 5 होंगे उसके नंबर ऑफ सबसेट्स। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक बार समझते भी हैं कि कैसे आ रहे होंगे, है ना? कौन से उसके सबसेट होंगे। इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो मान लेते हैं कि सेट ए है जिसके की 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? अब हमें ये सोचना है कि भाई इसके टोटल सबसेट कितने होंगे। तो हमारा फॉर्मूला जो है ये कह रहा है, तो यहां पे n कितना है? 2 है, तो हमारे इस हिसाब से 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4 सबसेट्स होने चाहिए। अब कौन कौन से होंगे वो समझते हैं। तो भाई देखो, पहली बात, एक तो फाई खुद होगा, है ना? यानी कि नल सेट इज अ सेट ऑफ, इसे सबसेट ऑफ एवरी, ठीक। उसके बाद एक ए खुद होगा उसका, है ना? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दो तो ये हो गए इम्प्रॉपर वाले, तो दो तो आपने काउंट करने ही करने हैं। उसके अलावा आप सोचो, उसके अलावा भाई एक सेट ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। और बताओ, इसके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता ना इसका सबसेट। भाई ए भी तो, ए वाला ये तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है ना। भाई इस ए का मतलब क्या हुआ? ए भी तो है, ये तो खुद है ही, ये तो बात है ही। तो ये दोनों तो इम्प्रॉपर वाले हो गए, ये तो हमेशा ही होंगे। उसके अलावा और क्या हो सकते हैं भाई? ए और बी। तो टोटल कितने हो गए देखो, 4 हो गए कि नहीं हो गए?
क्लियर हो गया तो बताओ मुझे फटाफट। चलो फिर बहुत बढ़िया बात है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो मैं अब आपको पूछता हूँ फिर, है ना। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको दे रहा हूं सेट ए जिसमें कि 3 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो इसके सबसेट होंगे कितने, बताओ। 8 बाई 2 टू दी पावर 3 होंगे, यानी कि 8 होंगे। अब बताओ कौन कौन से होंगे, लिखो, बताओ मुझे कौन कौन से होंगे, खुद से लिखो एक बार, देखो तो सही आपके पास 8 बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो देखो कौन कौन से हो सकते हैं भाई, देखो सीधी सी बात है, एक तो 5 नल सेट, और एक ये सेट खुद ए, यानी कि जिसके अंदर ये तीनों के तीनों एलिमेंट होंगे वो वाला, ठीक है। तो चलो मैं इसको भी लिख देता हूं, ऐसा करता हूं, है ना। तो इसको भी मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको याद रहे भाई, ये दोनों तो हमेशा ही लिखने हैं आपने, है ना, ये तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है कि भाई ये तो है ही इसका सबसेट है, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक तो ये हो गया। अब उसके अलावा इंडिविजुअल लिख लो भाई, एक ऐसा सेट, भाई एक जैसे ए है ऐसी बी हो सकता है, और एक ये सी भी हो सकता है। तो ये तो एक एक इंडिविजुअल लिख लिए। फिर दो दो लिख लो भाई, ए बी, बी सी और सी ए। कितने हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए, 8 टोटल। क्लियर। Yes. तो अब यहीं से ही एक और चीज समझ लेते हैं कि पावर सेट क्या होता है। ठीक है, पावर सेट, पावर सेट का मतलब क्या हो गया, लिख देता हूं मैं, अ सेट कंटेनिंग all the possible subsets of a particular set is called a power set। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, a set containing all the possible subset of a particular set is called a power set। और पावर सेट को लिखते हैं, P लिखा बाहर और A, मतलब अंदर कोई सेट A है, A B C कुछ भी लिख सकते हो। तो अब अगर मैं पिछले वाले एग्जाम्पल में जाऊं ना, ये वाले में, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं ये सारे एलिमेंट्स को एक उठा के सेट के अंदर बंद कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि ए के अंदर एबीसी एलिमेंट्स थे, और पावर सेट क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट। तो ए के टोटल सबसेट थे 8, और वो सारे के सारे हमने एक सेट के अंदर रख दिए, तो ये बन गया आपका पावर सेट ऑफ ए। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, और देख लो, पिछले पेज पे चले जाओ। ये अगर मैं ए बी था तो इसका पावर सेट ऑफ ए क्या होगा भाई, इसके जो भी सबसेट हमने लिखे थे ना, 5, ठीक है, ए बी और ए बी, और इन सबको उठा के बंद कर दिया, तो ये इसका पावर सेट हो गया इस केस में, अगर ये ए यहां पे ये है। अभी क्लियर हो गया। दो क्वेश्चन दिए मैंने आपके पास, क्या है, सेट ए को डिफाइन कर रखा है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, एक है सेट ए और एक है सेट जिसके अंदर 1 एलिमेंट है, और एक सेट है जिसके अंदर 1 एंड 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये कोई एक सेट है। अब आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि भाई ये फर्स्ट इज ट्रू और फॉल्स, ये बताया आपने।
So बिल्कुल सही है, बोथ आर ट्रू, राइट। क्यों भाई, बिलोंग्स टू, जैसे बिलोंग्स टू का मतलब आपको देखना कि अच्छा एलिमेंट्स, क्या 1 2 इसका एलिमेंट है? हाँ है भाई, ये दे रखा है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसका भी एक एलिमेंट है, ये तो ये हो गया। अच्छा, इसका मतलब सबसेट 1 और 2, यस भाई, इस ये ए का सबसेट है क्योंकि 1 और 2 दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये इसका सबसेट भी होगा। ओके, बोलिए जी, ये चीज ये ट्रू है कि फॉल्स है? भाई ये फॉल्स है। क्यों? क्या आपको कोई ऐसा एलिमेंट लिखना है डबल उसके अंदर? यहाँ पे ये वाला है पर इसमें डबल नहीं है, डबल ब्रैकेट्स नहीं है। बिलोंग्स टू का मतलब एलिमेंट, एग्जैक्टली यही चीज इसके अंदर होनी चाहिए, पूरा का पूरा चीज इसके अंदर होनी चाहिए। दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, यही आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि भाई एलिमेंट की कब बात कर रहा है और कब सबसेट की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो फिर अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, अब ये बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है? so false. ये ट्रू है भाई। इसका क्या मतलब है? सेट। ठीक है ना, इधर अगर ये लगाए तो इससे इससे पीछे क्या होना चाहिए? एक सेट होना चाहिए, और उस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है? ये। तो क्या ये वाला एलिमेंट इसके अंदर है? क्या है? ये रखा हुआ, तो ये ट्रू है। ध्यान से समझो इस चीज को। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए सेट दे रखा है, आपको दिख रहा है भाई ये सेट क्या है, तो अब आपको पावर सेट ऑफ ए लिखना है कि भाई क्या क्या एलिमेंट होंगे उसके अंदर। लिखो, एक बार कोशिश करो, फिर बताता हूं। करने के लिए ना, अब आप ऐसे सोचो कि ये आपको एक्चुअली में कौन कंफ्यूज कर रहा है? ये कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको कुछ और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम ऐसा करते हैं कि लेट, इसको एक कैपिटल बी लिख लेते हैं, ठीक है। लेट से ये लिख लिया, तो एक्चुअली अब हमारा ए कैसा दिखेगा? ए और कैपिटल बी, ठीक है। अब ये है, अब सिंपली पावर ऑफ ए में कौन कौन से होते थे? अब तो सिर्फ 4 होने चाहिए ना। हाँ बिल्कुल 4 होने चाहिए, ठीक है। तो अब पावर ऑफ ए में कौन कौन से होते थे? एक तो 5, दूसरा ये सेट खुद, ठीक है ना, तीसरा जिसके अंदर एलिमेंट है ए, और जो एलिमेंट है बी। यही था पावर सेट की डेफिनेशन। देखो यहां पे यही किया था ना, a set containing all the possible subset of a particular set is called a power set। ठीक है ना, समझ गए? तो हमने क्या किया था, ए बी सी के ये एलिमेंट्स लिखे थे और उन सबको उठा के बंद कर दिया था हमने, है ना। ये सबसेट लिखे थे और उनको एक पावर सेट, उसको एक करली ब्रैकेट में रख दिया तो वो पावर सेट बन गया था। तो हमें बेसिकली करना क्या था कि भाई हम वहां पे भी यही सब कर रहे थे, तो हम यहाँ पे क्या किया, हमने ये इसके सारे सबसेट लिख लिए। एक सबसेट ये भी है, एक सबसेट ये भी है, एक ये है और एक ये है, और उसको उठा के एक करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो वो हमारा पावर सेट बन गया। बस अब करना क्या है, उठा के बी की वैल्यू रखनी है आपको, बी क्या था वो रख दो। तो बी क्या था? ये था, तो एक ये आ गया, यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, एक और करली ब्रैकेट आ जाएगा, और
और ये बाहर वाला बंद हो गया। इस तरीके से आप लिख पाएंगे। तो होंगे 4 ही, क्योंकि ए के अंदर एलिमेंट तो 2 ही है, ठीक है। और हमारी डेफिनेशन क्या है, 2 टू द पावर n होने चाहिए, यानी कि 2 टू द पावर 2 होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए इसके अंदर। तो 4 से ज्यादा होती तो गड़बड़ हो गई। होने तो वही चाहिए, कौन से होने चाहिए वो हमने लिख के दिखा दिए। और उसके लिए हमने क्या कर दिया भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ऐसे लिख लिया हमने। नहीं तो ये करली ब्रैकेट ही हमको कंफ्यूज करे दे रहा था, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट यही है कि आप इन्हीं क्वेश्चन को एक बार और कर लो। मैं आपको एक चीज बस बहुत सिंपली बता दूं और याद रखना, आप मेरी कोई भी क्लास मिस मत करना। और जितना आपको करा रहा हूं ना, अगर आपने उसी को 2-3 बार अगर आपने पढ़ लिया, मतलब क्वेश्चंस कर लिए, पढ़ने वाला नहीं कॉपी पढ़ी नॉवल की तरह पढ़ लिया उसको, मतलब उसके अंदर के क्वेश्चंस कर लिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो आपने कर लिए, उसके बाद बोर्ड आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। आप कंपटीशन देना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा आपसे क्लियर। लेकिन इतना करना पड़ेगा कि 3 बार मेरी कॉपी आप कर लेंगे। मैं आपको अभी बता देता हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे नोट से आएंगे आपके, आप देखना, आपके स्कूल में तो आएंगे ही आएंगे, इवन कंपटीशंस में भी अगर आप देंगे तो वहां पे भी इसी कॉपी से कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। कई बार तो एग्जैक्ट हर साल, पिछले कई सालों से देख रहा हूं मैं, है ना, हर साल मेरी कॉपी से क्वेश्चंस आ जाते हैं या उसके जैसे आ जाते हैं। तो आपको तुरंत लगे अरे यार ये तो हमने कर रखा है। लेकिन वो चीज कौन आइडेंटिफाई कर पाएगा, वो वही लोग पकड़ पाएंगे, वही स्टूडेंट पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे, जिन्होंने मेरी कॉपी को कम से कम 3 बार कर लिया है। तो एक होता ना कि आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल के पीछे भागो, इधर से भी इकट्ठा करो, उधर से भी इकट्ठा करो, उससे भी मांग लो, बड़े भैया थे उन्होंने इंजीनियरिंग दी थी उनसे ले लो, अच्छा ये वाले इनके बोर्ड में बड़े अच्छे नंबर आए थे इन दीदी के, इनकी किताबें ले लो, इनके नोट्स ले लो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो बता रहा हूं, जो करा रहा हूं, उतना कर लोगे और उसी को रिवाइज करते रहोगे ना, उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप जो भी चीज की एम कर रहे हो वो आपका बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान में रख लो अभी, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, ठीक है, इंटरवल्स ऑफ आर। और कई बार ये बच्चे 12th में भी पहुंच जाते हैं ना, उनको पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, कहानी क्या चल रही है। बहुत सिंपल है। देखो इंटरवल्स का मतलब क्या हो गया, जैसे ये ब्रैकेट लगाया, ठीक है, तो मान लीजिए मैं ये लिख दूं इसके अंदर -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अरे ये सेट नहीं है, इसको ऐसे सेट से कंफ्यूज मत करना, ये इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है, ये सेट नहीं है, क्योंकि सेट तो करली ब्रैकेट्स में होते हैं ना ये वाले, तो ये सेट नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये इंटरवल्स हैं। तो -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक आप सोच सकते हो ये कौन सी चीज होगी, गैस करो जरा, ये क्या चीज है जिसमें -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक के नंबर लिखे होंगे, बोलो। हाँ बिल्कुल भाई, ये तो आपकी पूरी रियल लाइन हो गई कि नहीं हो गई भाई। आप 9-10 में कैसे बनाते थे, ये आपका 0, इधर -1, -2, इधर 1, 2 एंड सो ऑन। तो आगे इधर क्या होता था, इंफिनिटी, और इधर क्या होता था, -इंफिनिटी। तो ये एक्चुअली -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक के बीच में जो भी रियल नंबर्स हैं वो सब इस छोटी सी चीज में लिख दिया हमने, तो इसको बोले इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल, ठीक है। अगर ये वाले ऐसे ब्रैकेट लगे तो इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। और इंफिनिटी के केस में हमेशा ओपन इंटरवल होते हैं, क्योंकि इंफिनिटी को आप एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते, है ना, कि इंफिनिटी है क्या। तो हमेशा जब भी आप इंफिनिटी लिख रहे होगे, आप हमेशा ये ओपन इंटरवल, ओपन ब्रैकेट्स ही लगाओगे, ठीक है, इनको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, ठीक है, याद रहेगा। जब भी ये ब्रैकेट्स लगे होंगे इसका मतलब ओपन है, क्योंकि वो चीज उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इंफिनिटी को आप बता ही नहीं सकते, तो मैं इंक्लूड कैसे करूं, ठीक। मान लीजिए मैं आपको लिख दूं, ये इनको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है, दोनों तरफ ये ब्रैकेट लग गए। और मान लीजिए मैं इसको लिख दूं -100 से लेके लेट्स से 2, ऐसा लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या हो गया, -100 से लेके 2 तक के नंबर इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे, रियल नंबर्स, और साथ में ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख दूं
चलो मैं छोटा सा लिख देता हूं ताकि बनाने में भी आसान रहे ना, ऐसा लिख लेता हूं 1 से लेके 3 तक, बस इतना से लिखता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर लाइन में कहीं पे आपका 1 होगा और कहीं पे आपका 3 होगा। तो इसके बीच में जितने भी नंबर है यहां से लेके यहां तक, ऑल्दो इसमें इनफाइनाइट नंबर होंगे, है ना, पर वो सारे के सारे नंबर्स इसमें होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना कि क्लोज, ये पूरा का पूरा ब्लैक होगा, ठीक। और अगर मैं मान लीजिए मैं 1 और 3 ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्लोज का मतलब इसमें 1 भी है और 3 भी है, ठीक। तो अगर मुझे इसके नंबर लिखने हो तो मैं 1 2 1 1.1 1.2 1.3 ऐसे करके लिखता चला जाऊंगा और लास्ट में 3 नंबर भी लिखूंगा। लेकिन अगर ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है 1 और 3 के बीच में तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, 1 एग्जैक्टली नहीं होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं 0.9999, ठीक है। सॉरी ये ब्रैकेट यहां पे नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो मैं, तो क्या होगा, ये तो होगा, ठीक है 0.999, उसके बाद और आगे बढ़ते चले जाओगे और यहां से क्या होगा 2.999 तक आप पहुंच जाओगे, पर एग्जैक्टली 3 नहीं होगा अगर मैं ओपन लिख रहा हूं। तो अगर मुझे उसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा भाई, ये है 1 और ये है 3, तो मैं यहां पे क्या करें, एक हॉलो स्फीयर बना दूंगा, एक हॉलो सर्किल, सॉरी ठीक है, हॉलो सर्किल बना दिया और यहां से लेके यहां तक जो है ये कर दिया। तो उसका मतलब क्या हुआ, जब ओपन का मतलब एग्जैक्टली वो वाला पॉइंट नहीं है, जो एंड पॉइंट है ना, ये एंड कौन से है 1 और 3, ये नहीं है इंक्लूडेड, उसके अलावा सारा कुछ है। लेकिन जैसे ही क्लोज्ड लगाया इसका मतलब ये हो गया कि 1 भी इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है। बोलो अभी तक यहां तक ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं अब इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो देखो अब क्या होगा, मान लीजिए मैं लिखूं ए बी, ओपन इंटरवल है दोनों तरफ, तो इसका मतलब क्या होगा कि x सच दैट, पहली बात तो रियल की बात कर रहे हैं तो x इज अ रियल नंबर एंड सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। यही कर रहा था मैं भाई, 1 से ज्यादा और 3 से कम। अच्छा, अगर मैं क्लोज इंटरवल ए बी लिख दूं तो इसका मतलब होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R और सच दैट x is greater than equal to A and less than equal to B। अब समझ में आया, ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो इक्वलिटी भी लग गई, यानी कि x A के बराबर भी है और B के बराबर भी है। अब बताओ, अब बात क्लियर हुई? दोनों केसेस में फर्क दिखा आपको? ओपन ब्रैकेट में ये इक्वलिटी का साइन नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इक्वल भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है जब क्लोज्ड है, जब ओपन है तो सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे या ऐसे लिखा हुआ है क्लोज के केस में, और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। आई होप ये बात क्लियर हो रही है। अगर मैं आपको पार्शियल वाला लिख दूं, मान लीजिए मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि भाई मैं ऐसे लिख देता हूं कि इधर क्लोज्ड है और इधर ओपन है, तो क्या लिखूंगा? इसका मतलब क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और देखो क्लोज है तो मैं कैसे, तो x तो लिख लूं इधर, तो यहां पे क्लोज है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेकिन यहां पे ओपन है तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, ठीक है। अब a भी आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं या आपकी इच्छा है। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही मान लीजिए मैं इधर a ओपन रखूं और इधर क्लोज्ड रख दूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इज ग्रेटर देन a। अब देखो क्योंकि ओपन है तो इक्वलिटी साइन गायब हो गया, बट लेस देन इक्वल टू b, तो ये हो गया, ठीक है। क्लियर हो बच्चा लोग? दोबारा से समझ लो, देखो ओपन ब्रैकेट का मतलब लगा कि भाई ये जो एंड पॉइंट्स है ना ये इंक्लूडेड नहीं है,
ठीक है। तो इस केस में मैं कैसे लिखूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको सिर्फ लिखा रहा हूं कि x विल बी, अगर मान लीजिए यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो क्या होगा, b से कम होगा और a के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर मैं लेट्स से 1 और 5 लिख देता हूं, ठीक है, ओपन इंटरवल, तो अगर तो उसमें क्या लिखूंगा मैं, x विल बी लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है। मतलब ये 1 से जरा सा बड़ा होगा, मतलब 4.9999 तक आ सकता है ये 5, ये ना, एग्जैक्ट 5 नहीं हो सकता। ऐसे ही ये 1.00001 ऐसा कुछ हो सकता है, पर एग्जैक्ट 1 नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब x जो है 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अब वो एग्जैक्टली 5 और हो सकता है, इसीलिए अगर मैं इनको नंबर लाइन पे दिखाऊंगा तो ओपन के केस में ओपन सर्किल हो जाएगा, ये फिल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखा होगा, यहाँ पे 5 लिखा होगा, और इनके बीच के सारा नंबर जो हैं वो सब आपके हो जाएंगे x की वैल्यूज। क्यों, x 3 भी हो सकता है 1 के और 5 के बीच में, x 4.44 भी हो सकता है, x 4.9999 भी हो सकता है, लेकिन x एग्जैक्टली 5 नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे एमटीए सर्कल, ठीक है। और इस केस में क्या होगा कि 1 और 5 भी इंक्लूडेड हो जाएंगे, ये एग्जैक्टली 1 है तो यहाँ पे फिल्ड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी फिल्ड हो गया, और ये इसके बीच के जितने भी हैं ये सब इसका पार्ट हो जाएंगे। क्लियर? ये बच्चे ना, जिनको ये चीज नहीं समझ में आती या उनको समझाई नहीं जाती, वो 12th तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको ये डिफरेंस ही समझ में नहीं आता। यार ये ओपन ब्रैकेट कभी लगा देते हैं, कभी क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हो क्या रहा है हमारे साथ, तो अपनी मर्जी से ही चलते हैं, वो उनको पता ही नहीं होता एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। तो अब आई एम श्योर आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें करने वाले हैं उसके अंदर, तो डू नॉट मिस दैट क्लास। ओके, बाय। Okay, sir. Thank you, sir.